हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे, बिंदास होगे, मस्त होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये भूगोल की सीरीज़ चल रही है और इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और एनसीईआरटी बेस्ड करा दिए हैं। ये दूसरी वीडियो है, इसके बाद एक दो वीडियो और बनाऊँगा ताकि किताबें पढ़ने का समय नहीं है आपके पास और अच्छे से अपने नोट्स वीडियो के माध्यम से बना सकें। इसीलिए मैंने किताबों का निचोड़ वीडियो में रखा है। शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी पृथ्वी कितने महाद्वीपों और महासागरों में विभाजित है? ये हमें बताना है कि 7-5 या 8-5 या 9-2 या 1-9। तो हमारी पृथ्वी कितने महाद्वीपों में, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है और डिटेल में चीज़ों को समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और वीडियो को देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 क्या है? 7 महाद्वीप हैं और 5 क्या है? महासागर हैं। महाद्वीप और महासागर। तो पहले का पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक कितने किलोमीटर चौड़ा है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने किलोमीटर चौड़ा है, वही आपको यहाँ पर बताना है। अच्छा, कच्छ के बारे में पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात यानी इसकी राजधानी गांधीनगर। और ये कौन सी लोकेशन में पड़ता है? वेस्ट में पड़ता है, यानी कि पश्चिम में पड़ता है। तो भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश किधर पड़ता है? पूर्व में पड़ता है यानी ईस्ट में पड़ता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? भारत के कौन से प्रदेश में उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है। ठीक है, और ये चीन से बिल्कुल सटा हुआ है, लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। बात हो रही है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक कितने किलोमीटर चौड़ा है। तो ये कितने किलोमीटर चौड़ा है? तो 2933 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों को देख रहे हैं, डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। अगर आपसे भारत का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि भारत का टोटल कुल क्षेत्रफल कितना है, तब आप लगाना है सी वाला 3287,263 वर्ग किलोमीटर लगाना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है कमेंट में बताना, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुजरता है? प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, ऊधम सिंह नगर। तो कहाँ से गुजरता है? ऊधम सिंह नगर कहाँ चला जाता है? ये उत्तराखंड में चला जाता है। मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुजरता है? तो प्रयागराज से गुजरता है, ये बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएमटी के बारे में बताना है, जीएमटी क्या है। ठीक है, तो इसका पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है समय में, ये भी याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमाओं से कितने देश लगते हैं? स्थलीय सीमाओं से कितने देश लगते हैं वो यहाँ पर बताना है। स्थलीय सीमाओं से 5, 6, 7, 8, तो कितने देश लगते हैं? तो कितने देश लगते हैं? तो 7 देश ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं। कौन कौन से देश हैं? चलिए देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। देखिए, पाकिस्तान लग जाता है। क्या लग जाता है? एक तो पाकिस्तान लग जाता है, दूसरा अफ़गानिस्तान लग जाता है, अफ़गानिस्तान लग जाता है, और इधर नेपाल लग जाता है। नेपाल नोट डाउन करते रहिए। फिर इसके बाद क्या लग जाता है? भूटान लग जाता है, भूटान भी लगता है। इसके बाद बांग्लादेश लगता है, बांग्लादेश के बाद म्यांमार लगता है, म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते हैं, और फिर बचता है लास्ट चीन। तो ये कितने देश हो गए? 7 देश हो गए। रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार यानी म्यांमार का नाम बर्मा, और लास्ट में क्या लगता है? चीन। तो ये 7 देश भारत की स्थलीय सीमाओं से टच होते हैं, यानी कि लगते हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, फिलहाल सीटेट में भी
पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। जनसंख्या 2011 के अनुसार आरोही क्रम में भारत के राज्य लगाइए। भारत के राज्य किस में लगाना है? आरोही में। ठीक है, एक तो असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, जनसंख्या 2011 के अनुसार लगाने हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, क्या ये सही होगा? पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी तो उत्तर प्रदेश लास्ट में होगा, तो लास्ट में यही वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर भी लगा लेते हैं। 1 नंबर पे हम किसको रखेंगे? पश्चिम बंगाल को। 2 नंबर पे बिहार को रखेंगे। 3 नंबर पे महाराष्ट्र को रखेंगे और 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश को रखेंगे, क्योंकि आरोही क्रम में लगा रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछता कि अवरोही क्रम में लगाइए, तब आप पहले 4 लगाते, फिर 3 लगाते, फिर 2 लगाते, फिर 1 लगाते। राइट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग समझ चुके होंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि सर वीडियो हमारे लिए अच्छी है या ख़राब है। आप स्वतंत्र हैं, बता सकते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आपको समझ में आ रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है, ठीक है, ना कि करेक्ट। गलत बताना है। गलत क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का संबंध बिलियर से है। लक्षद्वीप का संबंध कवरत्ती से है। लद्दाख का संबंध लेह से है। चंडीगढ़ का संबंध कोलकाता से है। चंडीगढ़ का संबंध कोलकाता से कैसे हो जाएगा? आप गौर से देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? विलियर है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और यहाँ पर कोलकाता दिया है, तो हमसे गलत पूछा जा रहा है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ किस में आता है? केंद्र शासित प्रदेश में आता है। ठीक है, अभी भारत की बात की जाए तो 28 8 को याद रखना है, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए। अपनी वीडियो में सारे छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर करते चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह पर था। ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय की पर्वत की जगह पे क्या था। टेथिस सागर था, मंजीर सागर था, टेथिस सागर था, तो क्या था? गौर से देखिए। सी और ए में थोड़ा सा है, तो आपको सही टिक करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टेथिस। ठीक है, टेथिस सागर, यानी पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना जा रहा है भूगोल की क्लास में। अभी मैं भूगोल की लगातार क्लासें दूंगा और इसके बाद मैं इतिहास की दूंगा, फिर पॉलिटिकल की क्लासें दूंगा। ये 3 सब्जेक्ट में एसएसटी के और ईवीएस दोनों लोगों के लिए काफ़ी अच्छे हैं और लगातार पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। प्रीवियस की बहुत सारी वीडियो मैंने डाल दी हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे आइए, मोस्ट वेलकम, और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और ख़ुद से नोट्स बनाइए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 8,845 मीटर, 8,846 मीटर, 8,850 मीटर, 8,956 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 8,850 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? नदी यहाँ पर गलत हो जाएगा, बहुवचन में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? नदियाँ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक नदी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत सारी नदियों की बात हो रही है। तो इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो बताना है। यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी। यमुना, गोमती, कोसी, झेलम। गोमती, कोसी, झेलम और सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाब। तो 10 का राइट क्या? पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियों में यमुना आ जाती है, घाघरा आ जाती है, गंडक आ जाती है, गोमती आ जाती है और कोसी नदी आ जाती है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी याद रखना है आपसे, अभी तो इसमें गंगा की सहायक नदी पूछा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु की सहायक नदी क्या है, तो सिंधु की इसमें झेलम हो जाएगी। झेलम किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब है, सतलज है, रावी है और ब्यास है। ये किसकी हैं? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 3 तरह से ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है
या तो आपसे पूछेगा गंगा की सहायक नदियाँ, या आपसे पूछेगा सिंधु की सहायक नदियाँ, या आपसे पूछेगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो गंगा की मैंने बताई दी, ठीक है। सिंधु की सहायक नदियाँ भी बता दी, झेलम है, चिनाब है, सतलज है, रावी है और ब्यास है। अगर ब्रह्मपुत्र की पूछे तो रोहित है, ठीक है, दिबांग है, तिस्ता है, ये याद रखना है। दिबांग कई बार पूछा गया, दिबांग को बिल्कुल याद रखना है, कई बार पूछा गया। ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? किसकी बात हो रही है? सिंधु नदी की बात हो रही है। कहाँ से माना जाता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से, या कश्मीर के निकट, या असम के निकट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से माना जाता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है? इनमें से किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है? चीन, भारत, बांग्लादेश या उपरोक्त सभी? तो ब्रह्मपुत्र नदी इन तीनों देशों में बहती है। अपना प्यारा देश भारत, चीन और बांग्लादेश। तो फाइनली आंसर क्या सही हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखना है सॉरी कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन चुका है। तो किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से जानते हैं, ये याद रखना है। कौन सा नाम दिया है? सांगपो। और बांग्लादेश में इसको मेघना या यमुना के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ये दोनों बातें आपको नोट डाउन कर लेना है। चीन में सांगपो, बांग्लादेश में यमुना या मेघना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? सबसे पहली बात, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल को याद रखना है, ठीक है। नोट्स मेंटेन कीजिए और चीज़ें अच्छे से तैयार कीजिए। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी, ए बी दोनों, यानी कि गंगा भी और ब्रह्मपुत्र भी। आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सामान्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? भारत में सामान्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 5, 4, 6 या 2? कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं वो बताना है यहाँ पर। तो 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती हैं? 4 प्रकार की। कौन कौन सी ऋतु पाई जाती है? देखो, एक तो शीत ऋतु पाई जाती है, और दूसरी ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, तीसरी वर्षा ऋतु पाई जाती है, और चौथी शरद ऋतु पाई जाती है। हाँ, ये याद तो रखना है चारों। चलो बता देता हूँ मैं, अच्छे से याद रखना है। शीत ऋतु, इसका टाइम चलता है दिसंबर से फरवरी तक चलता है, ठीक है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। शीत ऋतु है ये, तो शीत ऋतु का दिसंबर से फरवरी चलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं मार्च, ये क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का इसका मार्च से चलता है। इसका मार्च से कब तक चलता है? मई तक चलता है। इसका मई तक चलता है। वर्षा ऋतु, ये जून से चलता है। वर्षा ऋतु का जून से लेकर सितंबर तक चलता है, ठीक है। और इसके बाद शरद ऋतु, जो अक्टूबर से, अभी कौन सी ऋतु चल रही है? अक्टूबर का महीना चल रहा है इस समय। अक्टूबर से दिसंबर तक शरद ऋतु। तो ऋतुएं अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में सामान्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, तो 4 प्रकार की पाई जाती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया और उसका अर्थ क्या है? किस भाषा से लिया गया है वो भी बताना है, और उसका अर्थ क्या है। अरबी भाषा का मौसम, जापानी भाषा का पोमेम, अरबी भाषा का बेसिन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरबी भाषा का मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ क्या हो जाता है? मौसम हो जाता है। क्या हो जाता है? मौसम हो जाता है, ठीक है। कौन से मौसम से क्या बन जाता है? मौसम बन जाता है। और भाषा कौन सी है? अरबी भाषा से लिया गया मानसून शब्द। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? इंडिया की बात हो रही है। और वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो किस राज्य में होती है? आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन अच्छा है। मेघालय को टिक करना है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है?
चेरापूंजी मेघालय। जगह का नाम पूछा जाएगा तो चेरापूंजी याद रखना है, चेरापूंजी मेघालय। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? काली मिट्टी, मिट्टी से भी क्वेश्चन आता है। सभी तरह के मैंने क्वेश्चन यहाँ मेंशन किए हैं क्योंकि किताब को पढ़ के अच्छे से नोट्स बना के और एक ही वीडियो में मैंने भूगोल के जो जो क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी बेस्ड वो सारे के सारे कवर किए हैं। काली मिट्टी भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या उपरोक्त सभी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काली मिट्टी। अच्छा, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी। कपासी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है, ठीक है। तो इसे कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। रेगूर के नाम से भी जानते हैं, रेगूर, ये भी याद रखना है। रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी इसे कहते हैं। मिट्टी का रंग कैसा होता है? कलर कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी याद रखें इसका रंग कपासी मतलब काला। कैसा? काला होता है। और किस खेती के लिए ये बहुत अच्छी मिट्टी होती है? तो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। बस इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं, याद रखना है। काली मिट्टी भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में पाई जाती है। कपासी के नाम से जानते हैं, रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं और कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पर, ना कि करेक्ट। भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी की बात हो रही है। भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार यानी पश्चिमी घाट और छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। सी में कह रहा है ये मिट्टी चाय, कॉफ़ी, काजू आदि के लिए उपजाऊ नहीं होती है। और डी में कह रहा है ये मिट्टी चाय, कॉफ़ी, काजू आदि के लिए उपजाऊ होती है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें तो गलत बताना है, तो गलत ये हो जाएगा डी। बाकी ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक वर्ष किस माह का पहला सप्ताह वनजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन जो करंट से अपडेट रहते हैं भाई बहन उनको पता होगा, अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो ये गलत नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष किस माह का पहला सप्ताह वनजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी या मार्च? 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। दक्षिण के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण यानी कि साउथ की बात हो रही है, बुंदेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार है, उपरोक्त दोनों या केवल बुंदेलखंड का पठार? तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल बुंदेलखंड के पठार के नाम से दक्षिण के पठार को जाना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसकी बात हो रही है? यूपी की बात हो रही है, वो गलत बताना है। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनी हवाओं से वर्षा होती, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बी में कह रहा है कि वर्षा की मात्रा पश्चिम एवं दक्षिण की ओर घटती जाती है। और सी में कह जा रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी आगरा और झांसी जनपद में होती है। और डी में कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी पीलीभीत में होती है। तो 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पीलीभीत दिया है, तो पीलीभीत की जगह बरेली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूपी 25 यानी कि बरेली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मिनट, बरेली होना चाहिए, यहाँ पर पीलीभीत नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, स्टेटमेंट ठीक है। वर्षा की मात्रा पश्चिम एवं दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी आगरा और झांसी जनपद में होती है। जनपद मतलब जिला यानी डिस्ट्रिक्ट। यूपी की बात करें तो आगरा और झांसी में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है, जबकि यहाँ पर पीलीभीत दिया है। फॉरेस्ट एरिया आ जाता है यूपी 26 यानी कि पीलीभीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है मैंने, आपको दिखा देते हैं किस तरह से क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं।
निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वनों का प्रकार, भारत में स्थान और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, पढ़ लेते हैं। यहाँ थोड़ा नीचे, अब आराम से पढ़िए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसका संबंध राजस्थान से दिया है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान। और सी में कहा जा रहा है कटीली झाड़ियाँ पश्चिमी घाट में पूर्वी ढाल। और डी में कहा जा रहा है मैग्रोव वन और सुंदर वन। ये आपको मिलाना है, ठीक है, 22 में। तो 22 में मिला लीजिए, क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और बी का थर्ड हो जाएगा, और सी का यहाँ पर पहला हो जाएगा, और डी का फोर्थ हो जाएगा। इस तरह आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अमेजॉन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है हमें। अमेजॉन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ता है। अमेजॉन नदी पश्चिमी दिशा में भूमध्य रेखीय क्षेत्र से होकर बहती है। सी में कहा जा रहा है अमेजन नदी ने डेल्टा को मैंग्रोव जंगलों के साथ कवर किया है। और डी में कहा जा रहा है अमेजॉन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बेबीलोनिया और अर्जेंटीना से नालियों का हिस्सा है। तो क्या सही हो जाएगा इसका आंसर, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेजॉन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ता है, पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर का है। हालांकि कॉफ़ी और चाय, अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसमें कॉफ़ी और चाय से स्टेटमेंट से दिया था, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। हालांकि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, लेकिन उनकी खेती के संबंध में उनके बीच का कुछ अंतर है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफ़ी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में की जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं। कॉफ़ी का प्रजनन बीज द्वारा किया जाता है, लेकिन चाय का प्रजनन केवल तने की कलम के द्वारा किया जाता है। क्या सही है और क्या गलत है, वही हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन बड़ा है, 24 नंबर में बताना है। तो 24 में पहला वाला केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही लग रहा है, यानी पहला वाला बिल्कुल ठीक लग रहा है कि कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अच्छा, रिलेट कर सकते हो चीज़ों को, कॉफ़ी कैसी होती है, हॉट होती है, तो गर्म चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी लास्ट एग्जाम जो हुआ है सीटेट का, उसी में पूछा गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। कॉफ़ी का संबंध दिया है ठंडी और शुष्क जलवायु से, तो ये तो क्या है, गलत हो गया। चाय का संबंध किससे दिया है, चाय का संबंध गर्म और जलवायु और उच्च वर्षा से दिया है, तो ये भी गलत है। केवल बी नहीं, ए और बी नहीं ना, तो इसका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अगर संबंध की बात करूँ तो कॉफ़ी का संबंध इससे हो जाएगा और चाय का संबंध इससे हो जाएगा। चाय के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु चाहिए और कॉफ़ी के लिए गर्म जलवायु और उच्च वर्षा चाहिए। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो दिए थे कॉफ़ी और चाय के संबंध में, दोनों की दोनों कैसे दिए थे, गलत दिए थे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या, गलत हो जाएंगे, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीटेट ऐसे क्वेश्चन पूछता है और ध्यान से करना होता है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपका बेस बहुत पक्का होना चाहिए और अच्छे से स्कोर कर सको। आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हो, कौन सा पैसा लिया जाता है आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, निःशुल्क प्लेटफॉर्म है ये। लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, लद्दाख के बारे में गलत बताना है। इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है, गलत बताना है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत है यहाँ पर। इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और उत्तर में जास्कर पर्वत, यहाँ बाकी ये तीनों क्या है, बिल्कुल सही है।
27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, पृथ्वी की वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी हैं, ये बताना है। तो पूर्वी यूरोप में स्थित हैं, हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, या विश्व की नवीनतम श्रेणी मानी जाती हैं, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसलिए इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे पतली परत है। देखिए सीटेट किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, बारीकी से क्वेश्चन को डीप में पूछा जाता है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। परतों के बारे में भी मैंने बता दिया, चाहे मध्य मंडल हो, समताप मंडल हो, क्षोभ मंडल हो, डिटेल में बता दिया है, ठीक है। तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो किस रंग से दर्शाया गया होगा। ये भी प्रीवियस का क्वेश्चन है। तो किस रंग से, हरा यानी ग्रीन, पीला यानी येलो, नारंगी, भूरा। तो किस रंग से यहाँ पर, पीला यानी येलो, बिल्कुल याद रखना है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, और कमेंट में ज़रूर बताना है कि 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है। एक बड़े आधार और पतले शीर्ष वाला जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। उच्च जन्म दर, यह वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर, जनसंख्या। अब यहाँ पर बताना है कि क्या सही हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी 3 स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। पहला वाला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और तीसरा भी ठीक है, जबकि डी क्या है, गलत है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या। आपका स्कोर कितना जा रहा है, आपको ज़रूर बताना है कि हमारा 30 में से इतना स्कोर जा रहा है, ज़रूर बताना है सभी भाई बहनों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास भी भूगोल की होगी, ठीक है। पहले भूगोल को ख़त्म कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं भूगोल से, उसके बाद हिस्ट्री, और उसके बाद पॉलिटिकल, ठीक है। बाकी भी जल्दी जल्दी कवर करना है, बहुत सब्जेक्ट हैं, सीडीपी भी है, ईवीएस भी चल रहा है इसी में ही, एसएसटी है। बस बने रहें चैनल पे लास्ट तक। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए।